पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तानाशाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बंगाल में पहली बार सरकार बनाकर मानो बीजेपी ने पूरे राज्य को कब्जे में ले लिया है। ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो आम लोगों के लिए किसी कैद से कम नहीं है। यहाँ तक कि उन आवाजों का भी गला घोटने की कोशिश हुई जो सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कहे। यहाँ तक कि अब तो देश से ही कब निकाल दिया जाए, लोग हर वक्त इसी खौफ में जी रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीजेपी सरकार के फैसलों को कड़ी चुनौती दे रही है और बढ़ते विरोध के दबाव में बीजेपी सरकार को अपना एक बड़ा फैसला वापस लेने पर भी मजबूर होना पड़ गया है। दूसरी तरफ आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे जो बंगाल में बीजेपी की गुंडागर्दी पर बड़ा पर्दाफाश कर रही है। अब आपको इस खास रिपोर्ट में पूरा माहौल समझाते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में बंगाल बड़ी तानाशाही से जूझता नजर आ रहा है। दरअसल बंगाल में पहले विवाद शुरू हुआ बीजेपी सरकार के उस आदेश से जिसे विपक्ष ने गैग ऑर्डर बताया। इस आदेश के तहत बीजेपी सरकार ने आदेश सुनाया कि कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मीडिया से बात नहीं करेंगे और सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। यानी कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एक शब्द भी सरकार के खिलाफ ना बोल सकते हैं और ना ही किसी बात पर आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। यानी कि इन्हें बीजेपी सरकार की कठपुतली बनकर ही रहना होगा, बिना किसी आवाज उठाए सरकार के हर हुक्म का पालन करना होगा। ऐसे में ममता की पार्टी टीएमसी ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला फैसला करार दिया और कहा कि ये साफ तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। अब विरोध इतना बड़ा कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर शुभेंदु सरकार को ये आदेश मजबूरन वापस लेना पड़ गया। यानी एक मामले पर तो ममता की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी सरकार को 48 घंटे के अंदर बैकफुट पर ला दिया। अब जाहिर है कि बीजेपी सरकार का फैसला था भी ऐसा कि सीधा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था। यानी सरकार के खिलाफ ही नहीं बोल सकते, ये तो सरेआम तानाशाही है। अब ममता की पार्टी टीएमसी इसके विरोध में उतरी तो बीजेपी बौखला गई कि अगर इस विरोध की लहर दिल्ली तक पहुंची तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में बीजेपी को मजबूरन अपना ये फैसला तो वापस लेना पड़ गया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक और विवादित फैसला ले लिया। उन्होंने प्रशासनिक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि जो घुसपैठिया माने जाएंगे उन्हें अब अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को निर्देश भी जारी कर दिए गए। आपको यहाँ ये बता दें कि अब तक ये नियम रहा है कि अवैध विदेशियों को पहले कोर्ट में पेश किया जाता रहा है और फिर अदालत का जो भी आदेश आता है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन अब बीजेपी सरकार के आदेश के मुताबिक किसी के पास अपनी पहचान साबित करने का कोई मौका भी नहीं बचेगा। कोई अदालत में पेश नहीं हो सकेगा। बस जिसको सरकार घुसपैठिया बता देगी वो सीधा बॉर्डर पर धकेल दिया जाएगा। सरकार का ये कदम उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत पहले पता लगाओ, फिर हटाओ और सीधा वापस भेज दो, ये वाला नारा खूब गूंजा, जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने की रणनीति बताया है। वहीं ये आदेश विवादों में इसीलिए है क्योंकि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद निजी तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे कोई पुलिस खुद किसी को अवैध घुसपैठिया घोषित करके कोर्ट के बिना ही बीएसएफ को सौंप सकती है। आमतौर पर तो विदेशी कानून 1946 की धारा 14A के तहत ही ऐसे लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कोर्ट ही तय करता है कि वो व्यक्ति अवैध है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 का हवाला दे दिया। ये अप्रैल 2025 में पास हुआ नया कानून है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 14 मई 2025 को बंगाल सरकार को अवैध घुसपैठियों को पहचान कर
सीधा बीएसएफ को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि अब इसी विवाद के बीच ममता की पार्टी टीएमसी का वो आरोप सच साबित होता नजर आ रहा है। ममता की पार्टी लगातार ये कहती रही कि एसआईआर एक बहाना है, ये छुपा हुआ एनआरसी है। ममता ने पहले ही आरोप लगाया था कि सही वोटर के नाम एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे और फिर बाद में घुसपैठिया बता दिया जाएगा और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अब जाहिर है कि वैसा ही होता नजर आ रहा है। टीएमसी इसका बहुत विरोध जता रही है। टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि ये फैसला आम लोगों की नागरिकता पर बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर पुलिस कैसे ये तय करेगी कि कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय नागरिक। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने इस पूरे मामले को एसआईआर से जोड़ दिया और दावा किया कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अब अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या उसे घुसपैठिया मान लिया जाएगा? और यहीं से एसआईआर को छुपा हुआ एनआरसी बताने वाला ममता की पार्टी का दावा अब सही साबित होता नजर आने लगा है। आपको ये भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसी तरह की नीति चला रहे हैं। वहां विदेशी घोषित लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखने की बजाय सीधा वापस धकेलने की रणनीति अपनाई जा रही है। अब दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर अच्छी तालमेल दिख रही है, लेकिन सवाल गंभीर है कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि ऐसे मामले पहले कोर्ट तक जाएं। सरकार प्रशासन ही सीधा किसी को घुसपैठिया करार करके देश से निकाल दे, क्या ये न्याय होगा? वहीं बीजेपी सरकार ने इन सब के अलावा और भी कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें बीएसएफ को दीवार बनाने के लिए जमीन सौंपी, राज्य भर में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, ईद से पहले कुर्बानी के सख्त नियम बनाए गए हैं और सभी मदरसों में और स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आते हैं कहानी के एक और बड़े दिलचस्प हिस्से पर। दरअसल एक रिपोर्ट ने बड़ा पर्दाफाश कर डाला है। इस रिपोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसको लेकर बीजेपी का गुंडागर्दी वाला चेहरा सामने ला दिया है। तो हुआ ये कि स्वतंत्र संस्था ACLED एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चुनाव नतीजों के बाद 4 से 7 मई के बीच यानी सिर्फ 4 दिनों में 64 हिंसक घटनाएं दर्ज हुई और बड़ी बात यह है कि इनमें से 42 मामलों में बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया है। अब बीजेपी की इस गुंडागर्दी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करनी पड़ गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब बदला नहीं बदलाव की बात करें और हिंसा का चक्र खत्म करें। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब देखने को मिले, यानी बीजेपी की गुंडागर्दी ने आलकमान को भी डरा दिया था, लेकिन पीएम मोदी की अपील भी काम नहीं आई। उसके बाद भी बीजेपी की गुंडागर्दी के मामले खूब सामने आए। अब इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ की, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मारपीट की और उनके घरों पर भी हमले किए। यहाँ तक कि मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को भी निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर तो जय श्री राम के नारे लगाकर खूब बवाल मचाया। वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए केंद्रीय बलों की 2400 कंपनियों को पूरे राज्य में तैनात किया था, लेकिन अपनी ही सरकार बनने के बावजूद हिंसा रुक नहीं पाई। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा हिंसा बीजेपी की तरफ से सामने आई। इस रिपोर्ट ने बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में तो केंद्रीय बलों पर भी हिंसा के दावे हैं कि 13 बार केंद्रीय बलों ने खुद हिंसक कार्रवाई की है, जिनमें आम नागरिकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग शख्स की इस दौरान मौत भी हो गई। तो अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से पूरे राज्य में उथल पुथल मची हुई है। एक तो सरकार के सख्त फैसलों को लेकर और एक ये कि बीजेपी का हिंसक रूप भी अब खुलकर सामने आ गया है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो कई मोर्चों पर बीजेपी के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रही है, चाहे वो एसआईआर हो, हिंसा हो या सरकार के सख्त फैसले।